हेलो क्लास। आज हम देखेंगे वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि वेंटिलेशन सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, तो वेंटिलेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सप्लाई द प्रोसेस ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द रूम एंड रिमूविंग यूज ऑफ एयर फ्रॉम इनसाइड द रूम। ठीक है, तो वेंटिलेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रेश एयर का रूम में सप्लाई होना और यूज्ड अप यानी जो एयर पहले से ही रूम में प्रेजेंट है उसका बाहर जाना। ठीक है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक कुछ टाइम के लिए होगा फिर कुछ टाइम के लिए नहीं होगा। वेंटिलेशन मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो वेंटिलेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एडमिटिंग फ्रेश एयर एंड रिमूविंग द वेंटिलेटेड। ठीक है, तो मतलब कि वेंटिलेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, फ्रेश एयर का सर्कुलेशन होना रूम में और फाउल स्मेल का और मतलब यूज्ड अप एयर का रूम से बाहर जाना। ठीक है, वेंटिलेशन क्यों ज़रूरी है? ठीक है, नेसेसिटी ऑफ वेंटिलेशन क्यों ज़रूरी है? टू क्रिएट एयर मूवमेंट सो दैट द रिमूवल ऑफ वाइटेटेड एयर और रिप्लेस्ड इट बाय फ्रेश एयर। ठीक है, तो एक एयर मूवमेंट होना रूम में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रेश एयर का रूम में आना और वेंटिलेटेड एयर का मतलब यूज्ड अप एयर का रूम से बाहर जाना। ठीक है, एक मूवमेंट क्रिएट करना, इसलिए वेंटिलेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द अनड्यू कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया कैरिंग पार्टिकल्स। ठीक है, तो रूम में जो पार्टिकल्स हैं जिसके ऊपर बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ हो गए हैं उनका रूम से बाहर जाना ये ज़रूरी है वेंटिलेशन में। ठीक है, उसके बाद टू प्रिवेंट द अनड्यू कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी ऑर्डर फ्यूम डस्ट एंड अदर इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट का रिमूवल होना, फ्यूम डस्ट बॉडी ऑर्डर और अनड्यू कंसंट्रेटेड स्मेल या ऑर्डर को रूम से बाहर निकालना है। ठीक है, फिर टू प्रिवेंट फ्लेमेबल कंसंट्रेशन ऑफ गैस वेपर और डस्ट इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में कुछ फ्लेमेबल वेपर या गैस होते हैं जो लीक हो जाते हैं, तो उनका रूम से बाहर निकलना। ठीक है, टू मेंटेन द कंडीशन सुटेबल फॉर द कंटेंट ऑफ द स्पेस। ठीक है, स्पेस के अकॉर्डिंग जो है कंडीशन को मेंटेन करना, सुटेबल कंडीशन को मेंटेन करना। फिर क्या है? टू क्रिएट हेल्दी लिविंग कंडीशन बाय प्रिवेंटिंग द undue accumulation of CO2 and moisture and depletion of the oxygen content of the air। ठीक है, तो लिविंग कंडीशन को हाइजीनिक बनाना। ठीक है, अनड्यू मॉइस्चर को या एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 का इकट्ठा होना, इन सब को रिमूव करना और ऑक्सीजन का कंटेंट जो है कम होने से रोकना। ठीक है, फॉर कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन द कंटेंट ऑफ CO2 शुड बी लिमिटेड टू अबाउट 0.6 वॉल्यूम। ठीक है, तो एक सुटेबल कंडीशन डेवलप करने के लिए वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का लिमिट है वो 0.6% होना चाहिए उस वॉल्यूम का। ठीक है, फिर कितने टाइप के वेंटिलेशन होते हैं? एक होता है नेचुरल वेंटिलेशन और एक होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो आगे हम लोग देखते हैं कि नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है और मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो नेचुरल वेंटिलेशन सबसे पहले देखते हैं हम। ठीक है, वेंटिलेशन it is in this system of ventilation air change occur in the building in natural way through doors, windows and ventilators।
ठीक है। नेचुरल वेंटिलेशन में क्या होता है कि एयर का मूवमेंट जो है वो अपने आप ही होता रहता है, ठीक है, डोर, विंडो और वेंटिलेटर के थ्रू। ठीक। दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन इज अफेक्टेड बाय कन्वेक्शन इफेक्ट एंड वेपर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड द इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस जो है वेंटिलेशन का, ये किस चीज़ से इफेक्ट करता है? कन्वेक्शन इफेक्ट से और वेपर प्रेशर डिफरेंस से। ठीक है। अगर वेपर प्रेशर डिफरेंस किसी दो पॉइंट का, अगर वेपर प्रेशर जो है किसी दो पॉइंट का अलग अलग है, तो उन दो पॉइंट के बीच में एयर का मूवमेंट होगा ताकि उन दोनों के प्रेशर डिफरेंस को बराबर किया जा सके। ठीक है। अगर किसी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस 0 है या दोनों जगह सेम प्रेशर डिफरेंस है, सेम प्रेशर है, तो वहाँ पे एयर का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक। थ्रू दिस सिस्टम वेंटिलेशन कैन बी अचीव नेचुरली बट विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड द विंड इफेक्ट। ठीक है। इस प्रोसेस से वेंटिलेशन जो है वो नेचुरली अकर हो सकता है, लेकिन ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ठीक है, बिल्डिंग के डायरेक्शन और विंड इफेक्ट के। बिल्डिंग का जो ओपनिंग है या उसका कंस्ट्रक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, उसके ओपनिंग्स, डोर, विंडो किस डायरेक्शन में है, और विंड इफेक्ट पे डिपेंड करता है कि विंड इफेक्ट पे डिपेंड करता है कि उसमें नेचुरल वेंटिलेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। The direction and velocity of wind creates pressure difference which cause ventilation। ठीक है। डायरेक्शन और विंड की वेलोसिटी जो है ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है जिसके कारण वेंटिलेशन होता है। द वेंटिलेशन विच इज अचीव्ड बाय नेचुरल वेपर प्रेशर डिफरेंस, वेपर प्रेशर डिफरेंस एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है। वेंटिलेशन अगर प्रेशर डिफरेंस के कारण हो रहा हो, वेपर प्रेशर डिफरेंस के कारण हो रहा हो या टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा हो, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट हैं, ठीक है, जिसको हम कंसिडर करते हैं नेचुरल वेंटिलेशन में, रूम में नेचुरल वेंटिलेशन करने के लिए। तो वो क्या क्या है? डोर एंड विंडो शुड बी सो लोकेटेड दैट प्रोवाइड मैक्सिमम इनफ्लो ऑफ एयर। ठीक है। रूम का जो डोर और विंडो हो वो इस तरीके से लोकेटेड हो, बिल्डिंग का डोर और विंडो इस तरीके से लोकेटेड हो कि वो मैक्सिमम एयर का इनफ्लो जो है वो अकर करे। द हाइट ऑफ द रूम शुड बी सफिशिएंट टू अलाउ द एयर मूवमेंट। ठीक है। फिर रूम का जो हाइट हो, जो फ्लोर हाइट है, वो भी सफिशिएंट हो ताकि उसमें एयर का मूवमेंट हो सके। फिर इनलेट ओपनिंग शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है। जो इनलेट है, जो एयर का इनफ्लो है जिस डायरेक्शन से, जिस तरह से, और जो आउटफ्लो है, ठीक है, इनलेट ओपनिंग जो है वो किसी भी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से उसमें कोई हिंडर नहीं होना चाहिए। फिर क्या है? मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन में हम अलग अलग मैकेनिकल इक्विपमेंट का हेल्प लेते हैं, उसका साधन लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं ताकि रूम में जो है वो एयर फ्लो जो है वो बना रहे, एयर का सर्कुलेशन होता रहे। ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, इसमें क्या करते हैं वेंटिलेशन के लिए? सम मैकेनिकल अरेंजमेंट इज अडॉप्टेड टू प्रोवाइड इनफ वेंटिलेशन टू द रूम। ठीक है। कुछ मैकेनिकल अरेंजमेंट करते हैं जिससे वेंटिलेशन जो है वो रूम में बना रहे। ठीक। दिस सिस्टम हैज़ बिकम पॉपुलर ड्यू टू द recent change in the notion regarding ventilation. At present, ventilation is required not merely to furnish warm air or cooled air, but the ventilation system should also provide air of such qualities regarding humidity, temperature, etc. as to make the room comfortable all time during the year। ठीक है। तो जो नेचुरल वेंटिलेशन है, ठीक है, वो ना ही सिर्फ
वार्म एयर को बाहर निकालना और कूल एयर को अंदर लाना सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि नेचुरल वेंटिलेशन जो है वो रूम में ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ताकि रूम का एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बना रहे पूरे साल। ठीक है, ये होता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि जो वार्म एयर बिल्डिंग के अंदर है उसे बाहर निकाल दिया जाए और कूल एयर का सप्लाई कर दिया जाए, बल्कि ये भी होता है कि जो क्वालिटी ऑफ एयर है, ठीक है, जैसे उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, और बिल्डिंग में इन सब का एक सर्कुलेशन हो, जिससे क्या हो कि एक रूम में कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो, कंफर्टेबल रूम कंफर्टेबल हो पूरे साल। ठीक है, फिर उसके बाद दिस सिस्टम इज कॉस्टली but it result in considerable increase in the efficiency of the person under the command of the system। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये सिस्टम जो है कॉस्टली है, ठीक है, लेकिन इसकी इफ़िशियंसी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक, ये इफ़िशियंसी को इंक्रीज कर देता है। फिर दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड फॉर बिगर ऑफिस, बैंक, इंडस्ट्रीज, प्लांट्स, थिएटर, ऑडिटोरियम एटसेट्रा। ठीक, ये सारे सिस्टम जो है वो ऑफिस, बैंक, इंडस्ट्रीज, थिएटर और ऑडिटोरियम में भी यूज़ किए जाते हैं। अब कौन कौन से नेचुरल आर्टिफिशियल वेंटिलेशन होते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिफिशियल वेंटिलेशन होते हैं। 5 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो 5 तरीके में कौन कौन सा है? एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो भी एयर रूम में प्रेजेंट है हम उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो भी एयर, वार्म एयर या यूज्ड अप एयर जो रूम में प्रेजेंट है उसको बाहर निकालते हैं। फिर सप्लाई सिस्टम। सप्लाई सिस्टम में क्या करते हैं कि हम रूम में फ्रेश एयर का इनफ्लो कराते हैं। ठीक, फिर थर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जॉस्ट एंड सप्लाई सिस्टम। ये क्या है? ये ऊपर दोनों के कॉम्बिनेशन है, एग्जॉस्ट सिस्टम और सप्लाई सिस्टम के कॉम्बिनेशन है। मतलब रूम में एक एग्जॉस्ट सिस्टम भी होगा जो रूम में यूज्ड अप एयर को बाहर निकालेगा, और एक सप्लाई सिस्टम होगा जो फ्रेश एयर को रूम में फ्लो कराएगा। फिर उसके बाद प्लेनियम प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि हम आर्टिफिशियली जो है वो रूम में एयर फ्लो कराते हैं। ठीक है, प्रेशर के थ्रू प्रेशर। ठीक है, प्रेशर बढ़ा के हम क्या करते हैं, एयर का फ्लो कराते हैं। तो ये भी सप्लाई सिस्टम है एक तरीके से कि हम फ्रेश एयर का बिल्डिंग में फ्लो कराते हैं, लेकिन इसमें प्रेशर का यूज़ करते हैं फ्लो कराने के लिए। फिर उसके बाद एयर कंडीशनिंग है। ठीक है, ताकि एक फेवरेबल कंडीशन रूम में क्रिएट हो। ठीक है, तो एयर कंडीशनिंग भी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम। ठीक है, एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ वैक्यूम इन द रूम बाय एग्जॉस्टिंग द वाइटेड इनसाइड एयर बाय मीन ऑफ प्रोपेलर टाइप फैन। ठीक है, प्रोपेलर टाइप फैन से जो यूज्ड अप एयर है वो रूम से बाहर निकालना और एक वैक्यूम क्रिएट करना, ताकि रूम में एयर फ्लो इनलेट होता रहे दूसरे डायरेक्शन से। ठीक, फिर एयर इनलेट फॉर्म एट हाइट of 1.2 to 1.8 meter through turbine tubes, and outlet is arranged within a quarter of meter of the ceiling of the opposite side of the room from which air enters। ठीक है, अब क्या होता है कि ये एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो सीलिंग से लगभग क्वार्टर मीटर नीचे यानी 0.25 मीटर नीचे इसको लगाते हैं। ठीक है, और जिस हाँ, जिस एयर फ्लो जो एयर जिस तरीके से जिस तरफ से बिल्डिंग में एंटर कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। मतलब कि अगर ये रूम है, रूम का अगर ये इनफ्लो हो रहा है, अगर इनफ्लो हो रहा है तो जो एग्जॉस्ट सिस्टम लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो आउटफ्लो यहाँ से होगा।
ठीक है। तो ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। आउटफ्लो कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं होगा, हमेशा ही अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जो इनफ्लो होगा वो 1.2 टू 1.8 मीटर की हाइट पे होगा, और जो आउटफ्लो होगा वो क्वार्टर मीटर जो है सीलिंग से नीचे होगा, अपोजिट साइड ऑफ द रूम फ्रॉम विच एयर इंटर, जिस तरफ से एयर इंटर कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और 0.25 मीटर सीलिंग से नीचे होगा, ठीक। द एक्सट्रैक्शन ऑफ एयर फ्रॉम द रूम परमिट्स द फ्रेश एयर टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आइदर थ्रू द टॉबिन ट्यूब्स और इवन थ्रू द विंडो, ठीक है। फिर उसके बाद जब यूज्ड अप एयर रूम से बाहर निकल जाएगा एग्जॉस्ट फैन के थ्रू, ठीक है, प्रोपेलर फैन टाइप फैन के थ्रू निकल जाएगा, तो वैक्यूम क्रिएट होने के साथ साथ एयर का इनफ्लो जो है वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा टॉबिन ट्यूब के थ्रू या विंडो के थ्रू। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल इन रिमूविंग द स्मोक डस्ट ऑर्डर, ठीक है। ये स्मोक डस्ट और ऑर्डर को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। कहाँ से? किचन से, लैट्रिन से और इंडस्ट्रियल प्लांट से, ठीक है। यहाँ से जो फाउल स्मेल क्रिएट होते हैं या स्मोक क्रिएट होते हैं या डस्ट क्रिएट होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है। फिर नेक्स्ट क्या है? सप्लाई सिस्टम। सप्लाई सिस्टम में क्या है कि हम एयर का इनफ्लो कराते हैं बिल्डिंग के अंदर या रूम के अंदर। दिस सिस्टम इज़ यूज जस्ट द रिवर्स ऑफ द एबव सिस्टम, consist of supplying the fresh air to the room by installing input fan in outside wall, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इनपुट फैन इंस्टॉल करते हैं आउटसाइड वॉल में, जो फ्रेश एयर को आउटसाइड से इनसाइड की तरफ फ्लो कराता है। दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर वेंटिलेशन रूम वेयर अनयूजुअल क्वांटिटी ऑफ हीट एंड ऑर्डर इज नॉट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट ऑर्डर प्रोड्यूस ना हो रहा हो, ठीक है। अनयूजुअल हीट और ऑर्डर प्रोड्यूस ना हो रहा हो, वहाँ इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जॉस्ट एंड सप्लाई सिस्टम। कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जॉस्ट एंड सप्लाई सिस्टम, इसमें क्या होता है कि ऊपर के दोनों सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। एक एग्जॉस्ट सिस्टम भी होता है और एक सप्लाई सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम एंड सप्लाई सिस्टम में देखते हैं। दिस सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ above two system, the exhaust fan and input fan installed at suitable place in the outside wall so as to cause a current of fresh air from outside to inside of the room, ठीक है। ये क्या करता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, एग्जॉस्ट फैन का और इनपुट फैन का। इनपुट फैन क्या करता है कि आउटसाइड वॉल, ये दोनों ही आउटसाइड वॉल पे इंस्टॉल किए जाते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सूटेबल प्लेस पे इंस्टॉल किए जाएंगे। तो जो इनपुट फैन होता है वो फ्रेश एयर को रूम में ले आता है, इनसाइड मतलब इनसाइड द रूम फ्लो कराता है, और जो एग्जॉस्ट फैन है वो यूज्ड अप एयर को रूम से आउट फ्लो कराता है, मतलब रूम के बाहर फ्लो कराता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द सिस्टम गिव्स बेटर रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट अच्छा देता है। बट द होल आइदर एग्जॉस्ट और सप्लाई सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन इज नॉट रिलायबल फॉर बेटर वेंटिलेशन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए पूरे साल के लिए, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है थ्रू आउट द ईयर वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। वेंटिलेशन करेगा लेकिन थ्रू आउट द ईयर वेंटिलेशन ये करे, एक फेवरेबल कंडीशन रूम में क्रिएट करे, एक कंफर्टेबल क्लाइमेट या एनवायरनमेंट रूम में क्रिएट करे, ये थ्रू आउट ईयर नहीं कर सकता है, ठीक है, ये रिलायबल नहीं है। फिर देखते हैं हम प्लेनियम से प्रोसेस और एयर कंडीशनिंग, ठीक है। तो प्लेनियम प्रोसेस में क्या होता है? इन दिस सिस्टम, ये भी एक तरीके का सप्लाई सिस्टम है, देखो लिखा हुआ है। इन दिस सिस्टम fresh air is forced into the room and whited air is allowed to go out of by itself, ठीक है। फ्रेश एयर को हम फोर्स करते हैं कि रूम में वो एंटर करे, और आउटफ्लो कराता है क्या?
वाइटल्टेड एयर को वेटेटेड एयर को, ठीक है, जो यूज्ड अप एयर है उसको आउटफ्लो कराता है। फ्रॉम द आउटलेट ऑफ वाइटेटेड एयर sufficient number of ventilator are provided in the opposite wall near the roof level, ठीक है। वाइटेटेड एयर को रिमूव करने के लिए सफिशिएंट मतलब सफिशिएंटली वेंटिलेटर प्रोवाइड किया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में रूफ के लेवल पे, ठीक है, रूफ के थोड़ा नीचे, ठीक है, ताकि जो यूज्ड अप एयर है वो रिमूव हो सके। फिर नेक्स्ट है एयर कंडीशनिंग। बेस्ट सिस्टम है ये, ठीक है, आर्टिफिशियल का बेस्ट सिस्टम है एयर कंडीशनिंग, इन विच प्रोविजन इज मेड फॉर फिल्टरेशन, हीटिंग और कूलिंग, ह्यूमिडिफाई और डिह्यूमिडिफाई एटसेट्रा, दस क्रिएटिंग मोस्ट कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन, ठीक है। सबसे बेस्ट आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है। इसमें क्या होता है कि ये एयर फिल्टरेशन भी करता है, हीटिंग भी करता है, कूलिंग भी करता है, ह्यूमिडिफाई करता है और डिह्यूमिडिफाई भी करता है, ठीक है। और ये सारे कॉम्बिनेशन मिलके एक कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब ये एयर कंडीशनिंग जो है वो थ्रू आउट ईयर जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा रूम में, ये जो है हम थ्रू आउट ईयर किसी भी सीजन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ वेंटिलेशन। तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ वेंटिलेशन में सबसे पहला क्या है, रेट ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है। फ्रेश एयर का फ्लो किस रेट से हो रहा है इस पे डिपेंड करता है, ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। एयर मूवमेंट्स और एयर चेंजेस, ठीक है, एयर का मूवमेंट और एयर का चेंज भी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वेंटिलेशन का। फिर टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है और प्योरिटी कितनी है, ठीक है। एयर का फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है कि फ्रेश एयर का सप्लाई रेट क्या है, एयर का मूवमेंट या एयर का चेंज किस तरीके से है, टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर कितना है, उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है और प्योरिटी कितनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये 5 जो हैं ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर आगे हम लोग और देखते हैं क्या है ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं रेट ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर to be supplied to a room depends upon the use of the building to which it is subjected, ठीक है। तो कितनी क्वांटिटी में फ्रेश एयर सप्लाई होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि बिल्डिंग का यूज़ किस तरीके से हो रहा है। फिर उसके बाद द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर डिसाइडेड बाय कंसिडरिंग सेवरल फैक्टर्स सच एज द नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स, टाइप ऑफ वर्क एंड एज ऑफ द ऑक्यूपेंट, ठीक है। अब रेट ऑफ सप्लाई जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्या कंसिडरिंग फैक्टर होता है, वो क्या क्या है कि उस बिल्डिंग में या उस रूम में कितने लोग रह रहे हैं, वो किस तरीके के वर्क कर रहे हैं, टाइप ऑफ वर्क कौन सा कर रहे हैं, और ऑक्यूपेंट की एज कितनी है कि वो किस एज ग्रुप के हैं, ठीक है। फिर एयर मूवमेंट, ठीक है। अब एयर मूवमेंट में क्या है कि हमको जो भी एयर का मूवमेंट है वो बहुत कम भी नहीं रखना है, ठीक है, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो पाए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है ताकि जो ऑक्यूपेंट हैं वो कंफर्टेबल फील ना कर पाएँ। अगर एयर का फ्लो बहुत कम रहेगा, एयर का मूवमेंट बहुत कम रहेगा तो वो पुअर वेंटिलेशन माना जाएगा, ठीक है। और एयर का मूवमेंट अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा ऑक्यूपेंट के लिए, और ऑक्यूपेंट जो है वो अपना वर्क जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर एयर का मूवमेंट 1 पर आवर है, यानी जितना वॉल्यूम बिल्डिंग का है उतना ही वॉल्यूम बिल्डिंग में
जितना वॉल्यूम बिल्डिंग का है उतना ही वॉल्यूम एयर फ्लो हो रहा है 1 घंटे में, तो इसको बोलेंगे 1 पर आवर, ठीक है। अगर इससे कम है तो एयर फ्लो मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, पुअर वेंटिलेशन कहेंगे उसको। और अगर ये 60 पर आवर है, यानी रूम के वॉल्यूम का 60 टाइम वॉल्यूम फ्लो हो रहा है एयर, तो ये क्या कहेंगे, ये अपर लिमिट है। अगर इससे ज़्यादा अगर एयर फ्लो होने लगे तो ऑक्यूपेंट के लिए एक डिस्कम्फर्ट जोन क्रिएट होगा और वो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। व्हेन द पीपल आर वर्किंग द एयर हैज़ टू बी रिमूव्ड और चेंज टू कॉज प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ द प्रेमिसेस, ठीक है। जब लोग वर्क कर रहे हैं तो एयर का मूवमेंट होना चाहिए जो प्रॉपर वेंटिलेशन करे प्रेमिसेस का, ठीक है। उसके बाद द मिनिमम एंड द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एयर पर आवर आर 1 और 60 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जो मिनिमम और मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है एयर का वो 1 या 1 to 60 के बीच में होना चाहिए, या तो 1 और 60 इन दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा करते हैं तो वो डिस्कम्फर्ट जोन क्रिएट होता है, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ एयर चेंज इज लेस देन 1 पर आवर इट विल नॉट क्रिएट एन अप्रिशिएबल इफेक्ट ऑफ द वेंटिलेशन सिस्टम, ठीक है। अगर ये 1 पर आवर से कम है तो ये अप्रिशिएबल नहीं है वेंटिलेशन का, उसको पुअर वेंटिलेशन बोलेंगे। और दूसरे साइड इफ़ द रेट ऑफ एयर चेंज इज मोर देन 60 पर आवर इट विल रिजल्ट इन डिसकम्फर्ट ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ एयर। और अगर ये 60 पर आवर या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो विंड एयर की डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि एयर की वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक। फिर फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस if and effect working of the ventilation system the desirable value of rate of air flow is 3 and preferably 5 per hour, ठीक है। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से देखा जाए तो एयर का फ्लो रेट जो है, एयर का मूवमेंट जो रेट जो है वो 3 से 5 पर आवर होना चाहिए, ठीक है। 3 से 5 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद क्या है, द रेट ऑफ एयर चेंज डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एयर चेंज किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर पे, टाइप ऑफ एक्टिविटी पे, प्रेमिसेस में किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, नंबर ऑफ पर्सन ऑक्यूपाइंग द प्रेमिसेस, कितने नंबर ऑफ पर्सन है उस प्रेमिसेस में। इट विल आल्सो डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग फ्रेश एयर एंड क्वांटिटी ऑफ हीट मॉइस्चर ऑर्डर प्रेजेंट इन द रूम। ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और ये एयर की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जो इनकमिंग एयर फ्रेश एयर है इसकी वेलोसिटी पे, क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है, कितना हीट, कितना मॉइस्चर और कितना ऑर्डर जो है वो रूम में प्रेजेंट है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। द फैन में बी यूज टू क्रिएट द एयर मूवमेंट, ठीक है। जो फैन हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करता है कि एयर मूवमेंट को क्रिएट करता है। ये हम आर्टिफिशियली जो है एयर मूवमेंट को क्रिएट करते हैं। Ventilating system as a whole should be such that there is a smooth movement of air, ठीक है। तो वेंटिलेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसका पर्पस ये है कि स्मूथ एयर का मूवमेंट हो, ठीक है, एयर करंट एंड दैट देयर इज नो स्टैगनेंट ऑफ एयर एट एनी स्पॉट ऑफ द रूम, ठीक है। और कोई भी एयर जो है वो स्टैगनेंट ना हो किसी भी रूम के किसी भी पार्ट में, किसी भी कॉर्नर में एयर जो है वो स्टैगनेंट ना हो, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं टेम्परेचर ऑफ एयर, ठीक है। तो टेम्परेचर हमको क्या है कि ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि टेम्परेचर रूम का कितना होना चाहिए, ठीक है। तभी हम विंटर, और हमको क्या करना है, विंटर में थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर चाहिए रूम का और समर में थोड़ा कूल टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इसके टेम्परेचर जो इनसाइड और आउटसाइड के जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या है इसमें, द इनकमिंग एयर शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है। जो एयर फ्लो हो, इनकमिंग एयर हो, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ठीक है।
इन विंटर द इनकमिंग एयर शुड बी वार्म, ठीक है। विंटर में जो इनकमिंग एयर फ्लो हो रहा है वो गर्म हो, वार्म हो। वेयर एज द इन समर द इनकमिंग एयर इज कूल, ठीक है। लेकिन गर्मी में इनकमिंग एयर कूल हो। एयर टेम्परेचर ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ एयर। एयर टेम्परेचर जो है वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है कि एयर की वेलोसिटी कितनी है। द टेम्परेचर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड शुड नॉट बी मोर देन 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमको इनसाइड का और आउटसाइड के टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज फार एज कंफर्ट इज कंसर्न, ठीक है। कंफर्ट जोन के लिए ह्यूमिडिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इफ़ ह्यूमिडिटी इज़ मोर देन द लिविंग विल अनकंफर्टेबल, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि जो ऑक्यूपेंट है वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। द ह्यूमिडिटी एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी बिटवीन 30 टू 70, ठीक है। ठीक है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे ह्यूमिडिटी जो है वो 30 से 70 के बीच में होना चाहिए, ठीक। फॉर हायर टेम्परेचर द ह्यूमिडिटी शुड बी लेस, वेयर एज एट लोअर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कैन बी मोर, ठीक है। हायर टेम्परेचर पे ह्यूमिडिटी लेस होनी चाहिए और लोअर टेम्परेचर पे ह्यूमिडिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। ठीक। फिर प्योरिटी ऑफ एयर। प्योरिटी ऑफ एयर में क्या है? The purity of air play a significant role in the comfort of people affected by ventilation system. Hence, it is essential that ventilating air should be free from any impurity, ठीक है। प्योरिटी, एयर का प्योरिटी है वो सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है यहाँ ऑक्यूपेंट के कंफर्ट होने के लिए, ठीक है। और ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी एयर फ्लो हो रहा है वो इम्प्योर ना हो, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ हो, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो। टू गेट प्योर वेंटिलेटेड एयर द एंट्री point of the ventilation system should be situated in the neighborhood of the chimney, should not be neighborhood of the chimney, latrine, urinal, etc, ठीक है। तो प्योर वेंटिलेशन के लिए, एयर का प्योर होने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम जो है वो चिमनी, लैट्रिन या यूरिनल के बगल में नहीं होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि फाउल स्मेल, ऑडर और डस्ट पार्टिकल जो हैं वो रूम में फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। और इम्प्योरिटी को जो है वो कंटामिनेट कर, मतलब प्योरिटी, एयर प्योरिटी को वो कंटामिनेट कर देंगे जो ऑक्यूपेंट के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे एयर कंडीशनिंग, ठीक है। एयर कंडीशनिंग देखेंगे, इसके पर्पस ऑफ एयर कंडीशनिंग देखेंगे और प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन एयर कंडीशनिंग, मतलब पूरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो अभी के लिए ओवर करते हैं इस क्लास को। थैंक यू।